हमारे चैनल पर आपका स्वागत है ग्लोबल चक्रव्यूह में। नमस्ते दोस्तों। दिल्ली भारत की राजधानी, जहां से पूरे देश की राजनीति चलती है। लेकिन जब इसी दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग उतर आते हैं तो सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं रहता। सवाल बन जाता है लोकतंत्र, संविधान, जनता की आवाज और सरकार की जिम्मेदारी का। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार प्रदर्शन देखने को मिले। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट वायरल हुई। कहीं पुलिस की बैरिकेडिंग, कहीं प्रदर्शनकारियों की भीड़, कहीं हिरासत तो कहीं धक्का मुक्की की तस्वीरें। कई लोगों ने कहा सरकार आवाज दबा रही है। दूसरी तरफ सरकार और पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था। तो आखिर सच क्या है? 20 जुलाई को ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश इस मुद्दे पे बात करने लगा? सरकार प्रदर्शन रोकना क्यों चाहती थी? पुलिस ने सख्ती क्यों दिखाई? क्या प्रदर्शनकारियों की भी कोई गलती थी? और इस पूरे मामले में सोनम वांगचुक जैसे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्यों चर्चा में आया? आज हम किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे पूरा मामला शुरुआत से आखिर तक समझने की। अध्याय 1, आखिर यह प्रदर्शन किस लिए हो रहा था? किसी भी प्रदर्शन को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि लोग सड़क पर क्यों उतरते हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तब वे विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हैं। दिल्ली में हुए हालिया प्रदर्शन भी इसी सोच से जुड़े बताए गए। अलग अलग समूह अपने अपने मुद्दों के साथ दिल्ली पहुंचे। किसी की मांग किसानों से जुड़ी थी, किसी की रोजगार से, किसी की शिक्षा से, और कुछ समूह नीतियों में बदलाव की मांग कर रहे थे। यानी ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, बल्कि अलग अलग आवाजों का एक बड़ा समूह था। अध्याय 2, दिल्ली ही क्यों? सवाल उठता है, इतना बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में ही क्यों? क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, देश की सत्ता का केंद्र है। यही संसद है, यही मंत्रालय है, यही बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए जब लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे, तो वे दिल्ली का रुख करते हैं। लेकिन दिल्ली में सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ संसद, विदेशी दूतावास, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय और संवेदनशील इलाके मौजूद हैं। यही वजह है कि बड़े प्रदर्शनों के दौरान प्रशासन पहले से तैयार रहता है। अध्याय 3, सरकार ने प्रदर्शन रोकने की कोशिश क्यों की? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकार प्रदर्शन से डर गई थी या कोई और वजह थी? प्रशासन का पक्ष यह रहता है कि यदि हजारों लोग एक साथ संवेदनशील इलाकों की ओर बढ़ेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, ट्रैफिक रुक सकता है, आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, और किसी भी छोटी घटना से बड़ा तनाव पैदा हो सकता है। इसी कारण कई जगह धारा 163, पूर्व में धारा 144 जैसी निषेधात्मक व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय आदेश या अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए जाते हैं और बैरिकेडिंग की जाती है। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी कहते हैं कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं होने दिया जाएगा तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा? यहीं से सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। अध्याय 4, 20 जुलाई को आखिर क्या हुआ? 20 जुलाई सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात था। बैरिकेड लगाए गए, कई रास्तों पर आवाजाही सीमित कर दी गई। जैसे जैसे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ जगह प्रदर्शनकारी वहीं रुक गए, कुछ जगह आगे बढ़ने की कोशिश हुई। इसी दौरान धक्का मुक्की, नारेबाजी और तनाव की खबरें सामने आईं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। कुछ वीडियो में पुलिस लोगों को रोकती दिखी, कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारी बैरिकेड की ओर बढ़ते दिखे। ध्यान देने वाली बात यह है
कि किसी भी वायरल वीडियो को पूरा संदर्भ देखे बिना अंतिम सच नहीं माना जा सकता। इसीलिए किसी एक क्लिप के आधार पर पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अध्याय 5, लाठीचार्ज क्यों चर्चा में आया। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से शुरू हुए। कई लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्थिति के अनुसार कार्रवाई की गई। यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें थी। यही कारण है कि घटना की सच्चाई समझने के लिए आधिकारिक जानकारी, विश्वसनीय रिपोर्ट और सभी पक्षों के बयान देखना जरूरी होता है। लोकतंत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सबसे कठिन काम होता है। अध्याय 6, सोनम वांगचुक का नाम क्यों आया। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का नाम भी चर्चा में आया। वे लंबे समय से लद्दाख, पर्यावरण, स्थानीय अधिकार और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। उनकी अपील और उनके बयान कई लोगों के बीच चर्चा का विषय बने। हालांकि हर प्रदर्शन में उनकी भूमिका और किसी विशेष आयोजन में उनकी भागीदारी अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी दावे को आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय स्रोतों से ही समझना चाहिए। अध्याय 7, आरएएफ के जवान क्यों लगाए गए। 20 जुलाई से पहले ही दिल्ली पुलिस को अंदाजा था कि बड़ी संख्या में लोग राजधानी पहुंच सकते हैं। जब भी किसी प्रदर्शन में बहुत बड़ी भीड़ आने की संभावना होती है तो केवल स्थानीय पुलिस ही नहीं बल्कि आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरी अर्धसैनिक टुकड़ियां भी तैनात की जाती हैं। आरएएफ का मुख्य काम दंगा नियंत्रण, भीड़ को नियंत्रित करना और संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। सरकार और पुलिस का कहना था कि संसद सत्र चल रहा था, इसलिए संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ाना जरूरी था। इसी कारण आरएएफ के जवान तैनात किए गए। अध्याय 8, आखिर लाठीचार्ज क्यों हुआ। यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि पुलिस ने बल प्रयोग किया। पुलिस का कहना है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करके प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। कुछ जगह धक्का मुक्की हुई और सुरक्षा घेरा टूटने लगा। ऐसी स्थिति में भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और कुछ जगह पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। यानी दोनों पक्ष अलग अलग बातें कह रहे हैं। अध्याय 9, क्या लाठीचार्ज होना चाहिए था। यही सवाल आज पूरे देश में पूछा जा रहा है। अगर कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो तो बातचीत, समझाइश और वैकल्पिक रास्ते पहला विकल्प माने जाते हैं। लेकिन अगर प्रशासन को लगे कि भीड़ से सुरक्षा या कानून व्यवस्था पर गंभीर खतरा है तो वह बल प्रयोग करने का निर्णय ले सकता है। क्या इस मामले में बल प्रयोग सही था या नहीं, इस पर अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कहते हैं यह जरूरी था, दूसरे लोग कहते हैं संवाद होना चाहिए था, लाठी नहीं। अध्याय 10, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि फला नेता ने या फला मंत्री ने सीधे आदेश दिया, लेकिन ऐसे दावों का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं है। सामान्य प्रक्रिया में जमीन पर तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति का आकलन करते हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई का निर्णय लेते हैं। इसलिए बिना आधिकारिक सबूत किसी व्यक्ति पर सीधा आरोप लगाना सही नहीं होगा। अध्याय 11 है, रात में कार्रवाई क्यों हुई। इस मुद्दे पर भी काफी चर्चा हुई। कुछ पुलिस कार्रवाइयां देर रात या तड़के सुबह भी हुई। प्रशासन का कहना था कि कम भीड़ होने पर स्थिति को नियंत्रित करना और सुरक्षा बनाए रखना आसान होता है। दूसरी ओर
आयोजकों और समर्थकों ने आरोप लगाया कि इस समय कार्रवाई इसलिए की गई ताकि विरोध को जल्दी समाप्त किया जा सके। इन दोनों दावों पर अलग-अलग रिपोर्टें सामने आई हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच और रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा। अध्याय 12। अब आगे क्या? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत होगी? क्या प्रदर्शन जारी रहेगा? क्या सरकार मांगों पर विचार करेगी या तनाव और बढ़ेगा? इतिहास बताता है कि लोकतंत्र में स्थायी समाधान संवाद से ही निकलता है। अगर सरकार और प्रदर्शनकारी बातचीत की मेज पर बैठते हैं, तो विवाद का रास्ता काफी हद तक शांत हो सकता है। लेकिन अगर टकराव जारी रहा, तो इसका असर राजनीति, छात्रों और आम जनता तीनों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरा देश अब आगे होने वाली बातचीत और फैसलों पर नजर रखे हुए है। निष्कर्ष तो दोस्तों, दिल्ली का ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। ये लोकतंत्र, जनता की आवाज, सरकार की जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था, इन सभी के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा है। एक तरफ सरकार का कहना है कि राजधानी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी कहते हैं कि अपनी बात रखना और शांतिपूर्ण विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर विवाद का समाधान लाठी और टकराव से निकलेगा या बातचीत, विश्वास और लोकतांत्रिक संवाद से? आखिरकार एक मजबूत लोकतंत्र वो नहीं होता जहां कोई विरोध ना हो, बल्कि वो होता है जहां विरोध की आवाज भी सुनी जाए और कानून का सम्मान भी बना रहे। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है? क्या इस पूरे मामले में सरकार की कार्रवाई उचित थी या प्रदर्शनकारियों की बात पहले सुनी जानी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये A to Z एनालिसिस तथ्यों के साथ और बिना किसी पक्षपात के पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही गहराई से रिसर्च किए गए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है ग्लोबल चक्रव्यूह में।